हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर 4 से यूनिट नंबर 2, कंप्लीट प्रैक्टिकल टॉपिक। यूनिट 2 इज अबाउट की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री कैसे प्राइस डिटरमाइन करती है और फर्म को देती है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर, and firm has to accept the price which is given by the industry, and that price industry और firm, हम बोलते हैं कि उस प्राइस पे जो प्राइस इंडस्ट्री ने फर्म को दिया है उस प्राइस पे जो फर्म है ना वो कितनी भी यूनिट सेल कर सकती है बच्चों, लेकिन प्राइस सेम रहेगा। तो इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमाइन कैसे किया? फर्म ने जो प्राइस इंडस्ट्री से लिया उस प्राइस पे फर्म कितना सेल कर सकती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सिर्फ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है बच्चा स्टेट ऑफ रेस्ट। पता है ना आप लोगों को, स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां से कोई चेंज नहीं करना चाहता। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम वो है जहां से मार्केट चेंज नहीं करना चाहती। मार्केट का बैलेंस जहां पे आ गया वो मार्केट इक्विलिब्रियम पे। मार्केट का बैलेंस कब आता है? जब मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। उस मार्केट इक्विलिब्रियम पर जो प्राइस आ रहा होगा ना उस प्राइस को बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मार्केट प्राइस अलग है, इक्विलिब्रियम प्राइस अलग है। सभी मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं होते, समझ रहे हो? तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? परफेक्ट कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे पहले मेरी बात सुनना बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बच्चों जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, है ना? और फर्म जो है वो क्या है? फर्म इज प्राइस टेकर। ये आपको बात पता होनी चाहिए। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री जो है वो प्राइस डिटरमाइन करती कैसे है? क्वेश्चन ये है, हाउ इंडस्ट्री डिटरमाइन प्राइस। हाउ इंडस्ट्री डिटरमाइन प्राइस। इंडस्ट्री प्राइस निकालती कैसे? समझ में आ रहा है आपको? तो हम सीधे सीधा आंसर देंगे। तो आपको आंसर क्या देना है बच्चा? आपको आंसर देना है कि इंडस्ट्री जो है वो प्राइस निकालती है मार्केट इक्विलिब्रियम के बेस पे, जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर होंगे ना, उस सिचुएशन को आप लोग बोलोगे मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पर जो प्राइस आएगा वही प्राइस इंडस्ट्री सेट करेगी। किसके लिए? फर्म के लिए। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। हाउ इट इज डिटरमाइन, हाउ इट इज डिटरमाइन, ये हम शुरू करते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करती है। तो बच्चों सबसे पहली चीज, आपको डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और इसके लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। बच्चों मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? मार्केट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, आपने पढ़ा है ना बच्चों। और मार्केट सप्लाई क्या है? मार्केट सप्लाई रेफर्स टू सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। अब जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मीट करेंगे वहां पे होगा मार्केट इक्विलिब्रियम, हमने पढ़ लिया। तो बच्चों एक शेड्यूल बनाता हूं मैं। एक शेड्यूल के अंदर मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले मैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस यहां पर लूंगा। उसके बाद उस प्राइस पे डिमांड क्या होगी मैं यहां दिखाऊंगा, मतलब मार्केट डिमांड। उन्हीं प्राइस पे सप्लाई क्या होगी मैं यहां दिखाऊंगा, उसे बोलूंगा मार्केट सप्लाई। और मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से
डिटरमाइन करूंगा कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं, मैं मेरे मार्क्स लिख दूंगा। तो मैं टोटल आपके पास 4 कॉलम दिखा रहा हूं। वन इज प्राइस, सेकंड इज मार्केट डिमांड, थर्ड इज मार्केट सप्लाई एंड फोर्थ इज रिमार्क्स। जहां लिखा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कहां है और जहां इक्विलिब्रियम नहीं है वहां क्या सिचुएशन है उसे बताना जरूरी है। तो आप ध्यान से देखें बच्चों कि ये टेबल में मैं कैसे डिटरमाइन करता हूं इक्विलिब्रियम प्राइस को या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम को। ध्यान से सुनना बच्चों, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरी यूनिट इस टेबल पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। सर आपके सामने बहुत सारे प्राइस मैं आपको दिखाता हूं। देखो मान लीजिए मार्केट में प्राइस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस बच्चों ले लिए मार्केट के, 1 2 3 4 5। ये शो करता है टेबल की मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है। बच्चों जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो मार्केट डिमांड का क्या रिएक्शन होता है? जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो डिमांड का रिएक्शन क्या होता है कि डिमांड फॉल होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों अच्छे से। तो आप लोग क्या करेंगे, मार्केट डिमांड को फॉल करेंगे। मान लो डिमांड थी 50 यूनिट्स जब प्राइस 1 था, ये डिमांड यूनिट्स में है और आपकी सप्लाई भी जो है वो यूनिट्स में है और जो प्राइस है बच्चा वो रुपीस में है। करेक्ट है ना एकदम। अब डिमांड आपकी फॉल होगी अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो 50, 40, 30, 20, 10। बहुत सिंपल सा शेड्यूल हमने बना लिया बच्चों। इस शेड्यूल के बाद हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई की। मार्केट सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, लॉ ऑफ सप्लाई ही बोलता है, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। तो आप सप्लाई को इंक्रीज करेंगे बच्चों, 10, 20, 30, 40, 50। देखो बच्चों लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिमांड सप्लाई को ले लिया। अब डिमांड सप्लाई इक्वल कहां पे है आपको ये देखना है। सर क्यों? सर मार्केट इक्विलिब्रियम तो वही होता है ना जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं। हम क्या बोलते हैं, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन market demand is equals to market supply. It refers to a situation when market demand is equals to market supply. यही होता है मार्केट इक्विलिब्रियम बच्चों। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, 30 इज मार्केट डिमांड, 30 इज मार्केट सप्लाई। इस सिचुएशन पर जो प्राइस है वो 3 रुपीज है। इस सिचुएशन पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम है। यहां पे क्या है बच्चों, मार्केट इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। अब अगर प्राइस 1 और 2 होता है, अगर प्राइस 1 और 2 होता है, इस प्राइस पे और इस प्राइस पे हम अगर देखें तो डिमांड इज 50, सप्लाई इज 10, सप्लाई इज 20, डिमांड इज 40। मतलब कि डिमांड जो है वो ज्यादा है किससे बच्चों, सप्लाई से। अगर प्राइस 4 या 5 होता है तो आप देखें तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। मेरी बात समझना बच्चों, जब मार्केट इक्विलिब्रियम है तब कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है। लेकिन जब मार्केट डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, जब प्राइस 1 और 2 रुपीज है, इसको आप बोलेंगे बच्चा शॉर्टेज। क्या बोलेंगे, शॉर्टेज। सर वाई शॉर्टेज? बच्चा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई मार्केट में नहीं है, सप्लाई की शॉर्टेज है, तो इसे बोलेंगे एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज। एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज। और जब प्राइस 4 या 5 है तब सप्लाई ज्यादा है, इसे बोलेंगे बच्चों हम सरप्लस। मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है पर डिमांड नहीं है, इसे बोलेंगे आप सरप्लस। तो मार्केट में शॉर्टेज भी हो सकती है और मार्केट में सरप्लस भी हो सकता है, इसे बोलेंगे आप एक्सेस सप्लाई। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जब मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं होता तो या तो एक्सेस डिमांड होती है या तो एक्सेस सप्लाई होती है। एक्सेस सप्लाई कब होती है, जब मार्केट प्राइस जो होता है 4 या 5 जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा तो एक्सेस सप्लाई होगी। अगर कोई ऐसा प्राइस होगा जो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है 1 या 2 तो एक्सेस डिमांड होगी। क्वेश्चन बनेगा, आंसर इस तरह से याद रखो कि हमेशा याद रहे कि अगर कोई भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, बच्चों 3 रुपीज है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यों 3 रुपीज? क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस वो होता है जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर है बच्चों। तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर कहां पे है,
एट द प्राइस ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट, तो इसको आपने बोल दिया इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आपका जो 3 है इसको आप बोल सकते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस के अलावा जो भी प्राइस है उनको आप बोलते हो मार्केट। तो मार्केट प्राइस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो एक्सेस डिमांड है, और मार्केट प्राइस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई। तो शॉर्टेज और सरप्लस मार्केट में हो सकता है और इक्विलिब्रियम भी मार्केट में हो सकता है। अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम है इसको आप बोलोगे बैलेंस। क्या बोलोगे बच्चों? बैलेंस। तो बैलेंस होना सबसे अच्छी बात है मार्केट के अंदर। अब इसी टेबल से मैं ग्राफ बनाता हूं और आपको दिखाता हूं कि अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई कर्व्स कहां एक्सेस सप्लाई होगी, कहां एक्सेस डिमांड होगी। ध्यान से सुनना। तो डायग्राम में हम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, मतलब कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आप लिखेंगे बच्चों प्राइस। करेक्ट है एकदम। अब प्राइस जो है मार्केट में वो क्या है? 1 2 3 4 या फिर 5। और जो मार्केट में डिमांड सप्लाई है वो 10 से लेके 50 तक आप स्केल ले सकते हैं बच्चों। 10 20 30 40 या फिर 50। अब सबसे पहले आप डिमांड कर्व प्लॉट करें। जब प्राइस 1 है डिमांड 50 है, और जब प्राइस 2 है डिमांड 40 है। इसी तरह से आप डिमांड कर्व को प्लॉट कर लेंगे जल्दी से। उसके बाद आप सप्लाई कर्व प्लॉट करेंगे। ये डिमांड कर्व आपका बन के आ गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व बनाने के बाद अब इसको नाम देंगे डी डी डिमांड कर्व। अब सप्लाई कर्व बनाएंगे। जब सप्लाई 10 है प्राइस आपका 1 है, ऐसे ही 2 पर 20 है, 3 पर 30 है, 4 पर 40 है और 5 पर 50 है। ये आपका आ गया बच्चों सप्लाई कर्व। डिमांड सप्लाई दोनों कर्व बनाने के बाद आप लोग ये देखो कि मार्केट का इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है। मार्केट का इक्विलिब्रियम आ रहा है जब प्राइस 3 रुपीज है, इसको आप बोलते हो मार्केट इक्विलिब्रियम। और जो क्वांटिटी है वो 30 आ रही है। ये क्वांटिटी डिमांड की भी है और सप्लाई की भी है। इस क्वांटिटी को आप क्या नाम देते हो? इस क्वांटिटी को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? जिस प्राइस पे डिमांड सप्लाई बराबर है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? जिस क्वांटिटी पे डिमांड सप्लाई बराबर है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 30 और इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3। तो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस तो आ गया 3 रुपीज और आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ गई दैट इज 30 यूनिट। समझ में आ गया आपको? इसके बाद अब ध्यान से देखो, अब जब प्राइस 4 या 5 है, जब प्राइस 4 या 5 है, 4 प्राइस पे जो डिमांड है वो आपकी 20 है और जो सप्लाई है वो आपकी 40 है। तो इस सिचुएशन को आप क्या नाम देंगे बच्चों? इसको बोलेंगे आप सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। अब ध्यान से देखो, जब प्राइस 4 या 5 था तो सप्लाई ज्यादा थी डिमांड से, तो आपने सरप्लस लिख दिया या फिर लिख दिया एक्सेस सप्लाई। बहुत सिंपल है, इसको लिख दिया आपने एक्सेस सप्लाई। अब इसके बाद जब प्राइस 1 या 2 है तो आपकी डिमांड ज्यादा है, इसको आपने लिख दिया शॉर्टेज। आपकी सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, या फिर इसको आपने बोल दिया एक्सेस डिमांड। बच्चों यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग। तो आपका मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जहां बराबर है उसको आपने बोल दिया मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है समझ में आया? जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होंगे उसे बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आपने डिटरमाइन कर लिया। अब ये जो डिटर्मिनेशन है किसने किया है? ये डिटर्मिनेशन बच्चों इंडस्ट्री ने किया है। इंडस्ट्री ने डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन किए। तो इंडस्ट्री को हमने बोला प्राइस मेकर। तो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कैसे किए बच्चों? इस तरह से किए। समझ में आया? तो इंडस्ट्री क्या बन गई? प्राइस मेकर। अब यही प्राइस इंडस्ट्री किसको दे देगी? यही प्राइस इंडस्ट्री फर्म को दे देगी दैट इज 3 रुपीज। समझ में आ रहा है? अब कैसे इंडस्ट्री फर्म को प्राइस देती है? ध्यान से सुनना। कैसे एक इंडस्ट्री फर्म को प्राइस देती है? देखो बच्चों, जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट किया डिमांड और सप्लाई से, वो प्राइस आपका था 3 रुपीज, जो डिमांड और सप्लाई से
डिटरमाइन हुआ वो था आपका 3 रुपीज। वो 3 रुपीज वाला जो प्राइस है इंडस्ट्री ने किसको दे दिया बच्चों? फर्म को दे दिया। तो फर्म के लिए 3 रुपए बन गया इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसको हम बोलेंगे पी। और प्राइस को आप लोगों ने बोला एवरेज रेवेन्यू। और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म की एवरेज रेवेन्यू होती है वो एमआर के बराबर भी होती है, और इसी को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं बच्चों। ये आप यूनिट 1 में कर चुके हो। तो इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है, और जो फर्म है वो प्राइस टेकर है। इंडस्ट्री क्या हो गई? प्राइस मेकर। फर्म क्या हो गई? प्राइस टेकर। तो इंडस्ट्री ने डिमांड सप्लाई से प्राइस सेट करके किसको दे दिए बच्चों? फर्म को दे दिए। और फर्म उस प्राइस पे कितना भी सेल कर सकती है जितना वो चाहे, चाहे वो 1 यूनिट सेल करे, चाहे वो 20 यूनिट सेल्स करे, कितना भी सेल करे, प्राइस रहेगा 3 रुपीज। तो 3 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर द फर्म। समझ में आ गया यहां तक आपको? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड फर्म प्राइस टेकर। बच्चों 3 रुपीज के अलावा ना 1 ना 2 कोई भी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं होगा। इन्हें बोलेंगे मार्केट प्राइस, क्योंकि इन प्राइस पे डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है। ना ही 4 या 5 को इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, भी क्या होगा? मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि इन पे भी डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है। सो एनी अदर प्राइस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज नॉट कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। वो क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। तो अब देखो, आपके नोट्स पे आ गए हम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है हमने पढ़ लिया बच्चों। जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर होंगे क्या बोलेंगे उसको आप? मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट डिमांड क्या होता है आपको पता है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट सप्लाई क्या होता है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। ये आप सबको पता है बच्चों अच्छे से। उसके बाद हमने डिटरमाइन किया मार्केट इक्विलिब्रियम, जो कि आपका यहां पर 60 पे आया, और प्राइस आपका 6 रुपीज है, जिसे बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है बच्चों। उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस के अलावा जो प्राइस है 2, 4, 8 और 10, ये इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, ये मार्केट प्राइस है। जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है, समझ रहे हो, इस पे एक्सेस सप्लाई होती है। जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, इस पे एक्सेस डिमांड होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे होगे एक्सेस सप्लाई जिसको आप बोलेंगे सरप्लस, और एक्सेस डिमांड जिसको आप बोलेंगे शॉर्टेज। करेक्ट एकदम। ये आपका मार्केट इक्विलिब्रियम है, जिसपे 6 रुपीज जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये प्राइस इंडस्ट्री किसको दे देगी बच्चों? फर्म को दे देगी। तो फर्म बन जाएगी प्राइस टेकर, इंडस्ट्री बन जाएगी प्राइस मेकर। तो फर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइस टेकर, इंडस्ट्री को प्राइस मेकर। तो कोई भी प्राइस 6 रुपीज के अलावा कोई भी प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं होता, क्योंकि उस प्राइस पे या तो एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, बात यहां लिखी हुई है। उसके बाद बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ईच फर्म earn only normal profit in the long run. Each firm earn only normal profit in the long run. मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से। एक फर्म लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। क्यों अर्न करती है बच्चों? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैंने आपको बताया कि एंट्री और एग्जिट फ्री होता है। एंट्री एग्जिट फ्री होता है। कोई भी फर्म मार्केट में आ सकती है, कोई भी फर्म मार्केट से जा सकती है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, एंट्री एग्जिट फ्री है लॉन्ग रन में। तो जब अगर किसी पुरानी फर्म्स को बहुत ज्यादा अबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो भी रहे होंगे, तो मार्केट में फर्म एंटर करेगी, नई फर्म्स एंटर करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉफिट हो रहे हैं, हम भी एंटर करते हैं, प्रॉफिट कमाएंगे। नई फर्म्स के एंटर करने से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, कंपटीशन अमंग सेलर्स बढ़ जाता है, और जैसे ही सप्लाई एक्सेस में होती है ना, प्राइस गिरने शुरू होते हैं। फिर वो फर्म अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाती, वो नॉर्मल प्रॉफिट पे ही आ जाती है। इस तरह से अब नॉर्मल प्रॉफिट तो फर्म को नहीं हो सकते। ये हम पढ़ेंगे, ये हम चैप्टर नंबर 4 की यूनिट नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। मेरी बात सुनना ध्यान से, कि हम मान के चल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट हो रहा है, तभी हम डिमांड सप्लाई को अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग लेके चल रहे हैं। कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो मार्केट में, वो कोऑर्डिनेट करेंगे थ्रू फ्री फ्लो ऑफ प्राइस नोन एज प्राइस मैकेनिज्म। जो हमने अभी देखा ये सब क्या था? ये था प्राइस मैकेनिज्म। इसके बेस पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। और एक बात सुन लेना बच्चों, मार्केट इक्विलिब्रियम ना भी हो ना, मार्केट में एक्सेस डिमांड हो या एक्सेस सप्लाई हो,
वो ऑटोमेटिकली वापस इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि डिमांड और सप्लाई की मदद से ऑटोमेटिकली मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। कैसे होता है मेरी बात सुनना बच्चों, ध्यान मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो बच्चा, मान लो कि मार्केट में एक्सेस डिमांड चल रही है। क्या चल रही है? एक्सेस डिमांड। ये कब होती है बच्चों? एक्सेस डिमांड तब होती है जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है, मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी आपने टेबल में देखा, इस टेबल में जो मार्केट प्राइस है 1 और 2 है। 1 और 2 प्राइस पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है ना 1 और 2। तो ये लिखा हमने कि जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है तो यहां पर हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड होती है। इतना समझ में आप लोगों को बोलूं, एक्सेस डिमांड जब होगी तो क्या होगा बच्चों? एक्सेस डिमांड के टाइम पर क्या होता है? मार्केट डिमांड ज्यादा होती है मार्केट सप्लाई से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सेस डिमांड के टाइम पर कंपटीशन हो रहा होगा बहुत ज्यादा। किसके बीच में? सर बायर्स के बीच में या सेलर्स के बीच में? बच्चों एक्सेस डिमांड क्यों हुई? क्योंकि प्राइस बहुत कम था। प्राइस बहुत कम था। जब प्राइस बहुत कम था ना, तो ईच बायर, हर बायर ये चाहता है कि मैं कम प्राइस पे ज्यादा खरीदूं। तो कंपटीशन किसके बीच में? कंपटीशन बायर्स के बीच में। हर बायर चाहता है कि मैं कम प्राइस पे लूं। जब कंपटीशन होता है ना बायर्स में, तो क्या होता है? मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। मार्केट प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज। जब कंपटीशन होगा बायर्स में तो मार्केट में प्राइस बढ़ने लगेंगे। सेलर्स को पता है कंज्यूमर बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, उसको जरूरत है प्रोडक्ट की, सब लोग आ गए हैं डिमांड करने के लिए, हर बंदा चाहता है कम प्राइस पे लो, पर सप्लाई मार्केट में है नहीं। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू होगा। बच्चों सुनना ध्यान से, एक्सेस डिमांड थी। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत कम था। प्राइस कम था, कंज्यूमर ने डिमांड बहुत बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे ही मार्केट में डिमांड एक्सेस हुई, वैसे ही कंपटीशन हो गया बायर्स में। हर बायर चाह रहा है कि मैं सस्ते में लूं। कंपटीशन जब बायर में होता है ना, जब डिमांड बहुत एक्सेस हो जाती है मार्केट में किसी प्रोडक्ट की, उसके प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। शॉर्टेज हो गई, which is scarcity attract प्राइस। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, प्राइस अब बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही प्राइस बढ़ना शुरू होगा, इसके दो रिएक्शन होंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ना शुरू होगा, इसके दो रिएक्शन होंगे बच्चों। प्राइस बढ़ रहा है ना, इसके रिएक्शन क्या है? डिमांड कम होना शुरू होगी और सप्लाई धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। ये एडजस्टमेंट तब तक चलेगा टिल टिल मार्केट डिमांड बिकम्स इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। मेरी बात समझ रहे हो? एक्सेस डिमांड हुई, कंपटीशन हुआ बायर्स में, हर बायर चाह रहा है कि मैं सस्ते में लूं। मार्केट प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही मार्केट प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं आ जाते। मतलब कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन मार्केट में ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। ऐसे ही एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन भी मार्केट में ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। कैसे? सुनना ध्यान से। कैसे? सुनना ध्यान से। मान लो बच्चों एक्सेस सप्लाई चल रही है मार्केट में। एक्सेस सप्लाई कब होती है बच्चों? एक्सेस सप्लाई मार्केट में तब होती है जब मार्केट प्राइस जो होता है ना, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है। मार्केट प्राइस ज्यादा होता है किससे? इक्विलिब्रियम प्राइस से। तब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है। और जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है तो क्या होता है? सुनना ध्यान से। मार्केट में प्राइस ज्यादा है, हर सेलर चाहता है कि मैं ज्यादा प्राइस पे बेचूं, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है। मेरी बात समझ रहे हो? हर सेलर चाहता है मैं ज्यादा प्राइस पे सप्लाई ज्यादा करूं। तो बच्चों हर सेलर चाह रहा है कि मैं ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करूं। अब क्या होगा? अब कंपटीशन होगा सेलर्स में। अब कंपटीशन होगा सेलर्स में, बिकॉज ईच सेलर वांट टू सप्लाई मोर एट हाई प्राइस। हर सेलर चाहता है कि मैं ज्यादा प्राइस पे बेचूं। मार्केट में प्राइस ज्यादा है, इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ज्यादा प्राइस है, तो हर सेलर क्या चाह रहा है? मैं मार्केट प्राइस पे ज्यादा बेचूं, क्योंकि हर सेलर को प्रॉफिट चाहिए। अब कंपटीशन हो गया सेलर्स में। जैसे ही कंपटीशन सेलर्स में हुआ,
हर सेलर चाहता है मैं बेचूं मैं बेचूं मैं बेचूं। तो सेलर्स ने क्या शुरू कर दिया, सेलर्स ने आपस में कंपटीशन शुरू कर दिया कि मैं ज्यादा बेचूं। तो प्राइस मार्केट में बच्चों गिरना शुरू हो गया। मार्केट में प्राइस जो है वो गिरना शुरू हो गया। क्यों बच्चों, सुनो ध्यान से, मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा थी, डिमांड थी, एक्सेस सप्लाई होना शुरू हो गई। एक्सेस सप्लाई के टाइम पे क्या होता है, हर सेलर चाहता है मेरा सामान बिक जाए, खाली ना पड़ा रहे, पर डिमांड तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे सेलर्स, अब सेलर्स प्राइस को डिक्रीज करना शुरू करेंगे, मार्केट में प्राइस कम होना शुरू होगा। जैसे ही मार्केट में प्राइस कम होना शुरू होगा, दो बातें होंगी बच्चों, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी और सप्लाई धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर नहीं आ जाते। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो मार्केट के अंदर चाहे शॉर्टेज हो चाहे सरप्लस हो, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट होता है बच्चों, अपने आप करेक्ट होता है। इसलिए हम बोलते हैं डिमांड सप्लाई को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। मार्केट में चाहे एक्सेस डिमांड हो चाहे एक्सेस सप्लाई हो, ऑटोमेटिकली करेक्ट होकर हम कहां पहुंच जाते हैं, देखो दोनों ही सिचुएशन में आप लोग कहां पहुंच गए, इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए। एक्सेस डिमांड हो या सप्लाई हो, आप लोग कहां पहुंच जाते हैं बच्चों, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं। तो मार्केट में एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई ऑटोमेटिकली वाइप्ड आउट होते हैं। तो हमने पढ़ लिया बच्चों हाउ टू डिटरमाइन मार्केट इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री जो है वो कैसे प्राइस सेट करती है, हमने पढ़ लिया। और उसके बाद ये पढ़ा कि ये इंडस्ट्री जो प्राइस सेट कर रही है ये फर्म को प्राइस दे देती है, इसलिए हम बोलते हैं इंडस्ट्री को प्राइस मेकर और फर्म को प्राइस टेकर। उसके बाद ये पढ़ा कि अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड हो तो वो अपने आप करेक्ट कैसे होगी, अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई यानी सरप्लस हो तो वो अपने आप करेक्ट कैसे होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तब तक चलता है जब तक अपने आप वापस इक्विलिब्रियम में हम नहीं पहुंच जाते बच्चों। अब देखो नोट्स में हम यहां तक कर चुके हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई सब हमने कर लिया। इसके बाद जो अब टॉपिक आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट। बच्चों इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कैसे हुआ, तो हमने बोला सर डिमांड और सप्लाई से। अगर इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई से आया तो इक्विलिब्रियम चेंज भी कैसे होगा, डिमांड और सप्लाई से। तो हम ये देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो डिटरमाइन किया है वो चेंज कैसे होगा, वो बदलेगा कैसे। इसके ऊपर बहुत सारे केसेस है बच्चों, सभी केसेस, ऑलमोस्ट सभी केसेस जितने हम कर सकते हैं हम करेंगे और देखेंगे कौन से केस कौन से फैक्टर की वजह से इक्विलिब्रियम चेंज होता है। मान लीजिए डिमांड इंक्रीज हो गई या डिमांड डिक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई या सप्लाई डिक्रीज हो गई, या दोनों ही, डिमांड सप्लाई दोनों ही बढ़ गए दोनों ही कम हो गए, इन सब से मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होता है। तो कैसा चेंज आता है कौन से केस में, ये हम लोगों ने करना है। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चा, काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे। टॉपिक क्या है, टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन demand and supply, effect of change in demand and supply on market equilibrium, on market equilibrium। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिमांड और सप्लाई का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर डिमांड और सप्लाई अगर चेंज हो गए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे, ये आपका टॉपिक है बच्चों। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान टॉपिक है, मजा आएगा करने में आप। तो सबसे पहले पहला पहला केस क्या है इसके अंदर, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखने के बाद सिर्फ डिमांड में या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे। तो इसके अंदर भी दो केस बन गए, इसके अंदर भी दो केस बन गए, एक तो डिमांड इंक्रीज का
और दूसरा डिमांड डिक्रीज का। मेरी बात समझना बच्चों, डिमांड इंक्रीज का और डिमांड डिक्रीज का, दो केस आपके सामने है। सर आप लोगों को अगर डिमांड चैप्टर आता है तो बहुत आराम से ये हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड अलग चीज थी, एक्सपांशन ऑफ डिमांड अलग चीज थी। यहां हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड की। इंक्रीज इन डिमांड मतलब शिफ्ट, डिमांड कर्व में शिफ्ट होना। कहां शिफ्ट होना? राइटवर्ड। डिक्रीज इन डिमांड क्या था? डिमांड कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना डिक्रीज इन डिमांड के अंदर, क्योंकि वो डिमांड इंक्रीज डिक्रीज क्यों होती थी? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। हम प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं अगर डिमांड चेंज हो गई तो। मेरी बात समझ रहे हो? डिमांड के चेंज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो करने चाहिए। देखो बच्चों, अगर मार्केट में जो प्राइस चल रहा था, मान लो वो चल रहा था डिमांड और सप्लाई से, जो प्राइस हमने सेट किया, मान लो वो प्राइस था बच्चों OP। कितना प्राइस था? O से लेकर P तक, O से लेकर P तक, और जो क्वांटिटी थी वो थी OQ। यहां तक समझ में आता है आपको? बोलो। अब तक हमने सिर्फ इतना बताया कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन हुआ, डिमांड और सप्लाई जहां मीट किए, इक्विलिब्रियम पे आते ही आपका प्राइस मिल गया, आपको OP और OQ क्वांटिटी मिल गई। अब पहला केस ये है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए इसका मतलब क्या है? कि डिमांड इंक्रीज का मतलब तो है कि जब डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए। सर अगर डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो कैसे शिफ्ट होगा? फ्रॉम DD टू D1 D1। सर जैसे ही डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ DD से D1 D1, अब देखो, अब नई डिमांड जो है वो D1 D1 है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? सुनो बच्चों ध्यान से। तो जैसे ही डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ बच्चों, DD से D1 D1, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल गया, E से हो गया E1। अब जहां नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया वहां पर आपके पास एक नया प्राइस भी आ गया बच्चों। देखो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया P से P1। आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज हो गई बच्चों, जो पहले OQ थी अब वो OQ1 हो गई। देखो बच्चों, डिमांड के इंक्रीज होते ही रिजल्ट क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, ये आपको समझ में आता है। जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ा इक्विलिब्रियम प्राइस पे। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है बच्चों वो इंक्रीज हो गया, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी आपकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इस तरह से आपको दिखाना है कि डिमांड के इंक्रीज होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम प्राइस पे और क्या इंपैक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। ये पहला केस था इंक्रीज इन डिमांड। इसी के अंदर दूसरा केस है डिक्रीज इन डिमांड। वो कैसे बनेगा बच्चों? देखो बच्चों ध्यान से, डिक्रीज इन डिमांड वाला केस कैसे बनेगा? जैसे इंक्रीज इन डिमांड बनाया वैसे ही आप डिक्रीज इन डिमांड भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिमांड कर्व बनाएंगे DD, करेक्ट है। उसके बाद सप्लाई कर्व बनाएंगे SS, एकदम करेक्ट है। जहां डिमांड सप्लाई कर्व मीट करेंगे वहां पे आप पॉइंट लेंगे, वहां से आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा। ये मिलने के बाद अब देखो आपको केस क्या बोल रहा है। केस बोल रहा है डिमांड डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज तो आप कर चुके। अब डिमांड डिक्रीज कहां होती है? सर लेफ्टवर्ड। डिमांड डिक्रीज मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब डिमांड कर्व को आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो आपका डिमांड कर्व DD से D1 D1 चला जाएगा। जैसे ही आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल गया, E से E1 हो गया। इस पॉइंट पर जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है अब P1, और जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है Q1। तो प्राइस आपका फॉल हो गया, क्वांटिटी भी आपकी फॉल हो गई। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले बनाओ मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। तो पहले आपको बनाना पड़ेगा ना मार्केट इक्विलिब्रियम। कैसे बनाएंगे? तो डिमांड सप्लाई बनाने पड़ेंगे आपको। इनिशियल डिमांड इनिशियल सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा, और एक प्राइस आपको निकाल लेना पड़ेगा, एक क्वांटिटी आपको निकाल लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको देखना है कि केस क्या है। केस है डिक्रीज इन डिमांड। आपने डिमांड में डिक्रीज किया तो ये इफेक्ट आ गया। अब क्या इफेक्ट आया? पहला इफेक्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है आपका वो तो फॉल हो गया, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी आपकी फॉल हो गई।
इस तरह से आपको इफेक्ट्स दिखाने हैं कि डिमांड के बढ़ने से या डिमांड के कम होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये सारे केसेस डिमांड के थे। क्या सप्लाई के चेंज होने से इक्विलिब्रियम बदल नहीं सकता क्या? तो डिमांड सप्लाई दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंट रोल है इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने में। अगर डिमांड के बदलने से इक्विलिब्रियम प्राइस बदल सकता है तो सप्लाई के बदलने से भी इक्विलिब्रियम प्राइस बदल सकता है। अब जो दूसरा केस बनेगा वो क्या है? सेकंड केस है इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे दो केस बन सकते हैं अगेन। पहला इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। दो केस बन सकते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। दोनों ही केस को मैं यहां बनाऊंगा, अब ध्यान से देखना। पहले बनाऊंगा इंक्रीज इन सप्लाई, उसके बाद बनाऊंगा डिक्रीज इन सप्लाई, और देखेंगे दोनों का अलग अलग इफेक्ट क्या पड़ा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप बनाना डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ये बना दिया हमने। तो आपने देखा आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आ गया ओपी, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो आ गई ओक्यू, और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है बच्चों। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, अब तक हमने कुछ किया ही नहीं है। अब अगर पहला केस है सप्लाई इंक्रीज, क्या करना है आपको, सप्लाई में इंक्रीज। तो सप्लाई इंक्रीज कहां होती है बच्चों, सप्लाई इंक्रीज होती है राइटवर्ड शिफ्ट। आप सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर दें। जैसे ही आप सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया फ्रॉम एस टू S1। अब नया इक्विलिब्रियम, अब नया सप्लाई कर्व और पुरानी जो डिमांड है वो कहां मीट कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं E1 पॉइंट पे। ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो प्राइस है वो P1 हो गया, और जो क्वांटिटी है वो Q से Q1 हो गई। देखो रिजल्ट क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो गया फ्रॉम OP टू OP1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई फ्रॉम OQ टू Q1। ये आपका रिजल्ट है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाएगा कि सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या इंपैक्ट पड़ा क्वांटिटी पे और प्राइस पे, दोनों का बताओ। तो आपका रिजल्ट होगा सर इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल हो गया फ्रॉम OP टू OP1, OP टू OP1, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़ गई फ्रॉम OQ टू OQ1, OQ से OQ1। ये आपका रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही सप्लाई में डिक्रीज भी तो हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, डिमांड कर्व, फिर क्या बनाओगे, सप्लाई कर्व। अब सप्लाई को आपको डिक्रीज करना है, और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे ही आप सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे इसे बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। जैसे ही सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से कहां आ गया बच्चों, E1 पे आ गया। और यहां आप देख रहे हो कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया फ्रॉम OP टू OP1, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो आपकी कम हो गई है फ्रॉम OQ टू OQ1। तो बच्चों इस तरह से डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, ये चार केस बना लिए। इन चारों केसेस का हमने इंपैक्ट दिखाया मार्केट इक्विलिब्रियम पे। देखो बच्चों नोट्स में देखो आप कि हमने अब तक पढ़ा था व्हाट इज इक्विलिब्रियम और व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उसके बाद अब दिखाना चाह रहे हैं कि अगर चेंज होते हैं डिमांड या सप्लाई या दोनों, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला इंपैक्ट पड़ा हमने चेंज इन डिमांड का। चेंज इन डिमांड में दो केस हम लोगों ने पढ़े बच्चों, एक तो इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। ये केस है इंक्रीज इन डिमांड का, डिमांड को इंक्रीज किया था तो इफेक्ट आपका ये आया था, ठीक है। यहां पर भी सेम है। उसके बाद पढ़ा हमने डिक्रीज इन डिमांड, जिसका इफेक्ट जो था वो ये था कि प्राइस कम हो गया था, क्वांटिटी भी कम हो गई थी, हमने पढ़ लिया ये भी। उसके बाद हमने पढ़ा सप्लाई का इफेक्ट, कि अगर सप्लाई चेंज हो जाए, इसमें भी दो केस थे, इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा
डिक्रीज इन सप्लाई, और दोनों ही केसेस हमने बना लिए हैं और इसका इफेक्ट आपको दिख ही रहा होगा कि यहां पर प्राइस बढ़ गया या क्वांटिटी कम। तो ये सभी केस बनाने के बाद क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही चेंज हो जाए? डिमांड और सप्लाई दोनों ही चेंज हो जाए, वो केस क्या होगा? देखो ध्यान से बच्चों, मैं समझा रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट है, केस बहुत सारे बन सकते हैं, सुनना ध्यान से। क्या केस है? थर्ड केस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। सर अगर दोनों चेंज होंगे तो क्या केस बन सकते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों, दोनों चेंज होंगे तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? सबसे पहला केस बन सकता है कि डिमांड भी इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज, लेकिन कितना कितना इंक्रीज ये पता नहीं है। तो देखो, डिमांड इंक्रीज ज्यादा भी हो सकती है सप्लाई, डिमांड इंक्रीज कम भी हो सकती है सप्लाई से, दोनों बढ़ रहे हैं पर दोनों के बढ़ने का प्रपोर्शन अलग अलग है। दोनों ही बढ़ रहे हैं पर डिमांड कम बढ़ रही है, सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। या फिर बन सकता है कि डिमांड सप्लाई दोनों ही बढ़ रहे हो पर दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हो। बच्चों दोनों के बढ़ने के तीन केस यहां बन रहे हैं। यहां लिखा है चेंज, दोनों कम भी तो हो सकते हैं। चौथा केस ये बन सकता है कि डिमांड भी कम हो रही हो और सप्लाई भी कम हो रही हो, लेकिन डिमांड ज्यादा कम हो रही हो। या फिर ये बन सकता है कि डिमांड भी कम हो रही हो लेकिन सप्लाई से डिमांड जो है वो कम कम हो रही हो। या फिर डिमांड और सप्लाई दोनों ही कम हो रहे हो और दोनों इक्वल इक्वल शेयर से कम हो रहे हो। टोटल बच्चों 6 केस बन गए हमारे सामने। क्या ये नहीं हो सकता कि डिमांड इंक्रीज हो रही हो सप्लाई कम हो रही हो, डिमांड डिक्रीज हो रही हो सप्लाई बढ़ रही हो? ऐसे भी केसेस बन सकते हैं। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले केस अभी करने जा रहे हैं जो कि ये है। ये केस के बाद क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रैक्टिस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, ये केस करना कैसे? मैं आपको ये पहले 3 केसेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बहुत अच्छे से करा रहा हूं। चौथा, पांचवा और छठा ये 3 केस आप खुद से करेंगे तो सीखेंगे। बहुत सिंपल है, ये करा दिया, ये तो बहुत आसान है। तो 1, 2, 3 केस ध्यान से सुनो। मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा, डिमांड इंक्रीज सप्लाई भी इंक्रीज, डिमांड को ज्यादा इंक्रीज करूंगा। दूसरे केस में डिमांड इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, डिमांड को कम इंक्रीज। तीसरे में बराबर बराबर इंक्रीज करूंगा। अब ध्यान से देखना मैं डायग्राम कैसे बनाता हूं। तो पहला केस आपका है बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों बढ़ रहे हैं, डिमांड भी सप्लाई भी, लेकिन जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ रही है किससे? सप्लाई से। सुनना ध्यान से, डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है किससे? सप्लाई से। बढ़ दोनों ही रहे हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे आप लोग। सबसे पहले आप बनाएंगे डिमांड कर्व, उसके बाद बनाएंगे बच्चों सप्लाई कर्व। अब केस आपका ये है, आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से। अब इंक्रीज है दोनों तो ऑब्वियस राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व भी और सप्लाई कर्व भी, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। पर किसको ज्यादा बढ़ाना है? डिमांड को ज्यादा बढ़ाना है। तो डिमांड के बढ़ाने का पोर्शन यानी कि गैप आपका ज्यादा होना चाहिए। सप्लाई भी बढ़ेगी लेकिन सप्लाई के बढ़ने का जो गैप होना चाहिए वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू डिमांड। देखो बच्चों आपको साफ दिख रहा होगा, डिमांड के बढ़ने का गैप मैंने ज्यादा लिया, सप्लाई के बढ़ने का गैप मैंने कम लिया। अब गलती कहां होती है? गलती होती है कि पॉइंट कौन सा है। देखो पॉइंट ये भी आ रहा है, पॉइंट ये भी आ रहा है और पॉइंट ये भी आ रहा है। जो पॉइंट नया डिमांड और नया सप्लाई का, मैंने डॉटेड क्यों बनाया? डॉटेड कर्व इसलिए बनाए कि आपको पता चले कि नया डिमांड और नई सप्लाई कहां है। आप डार्क ना बनाए, डॉटेड बनाए। नया डिमांड नई सप्लाई यहां मीट कर रहे हैं, ये आपका रियल इक्विलिब्रियम होगा नए वाला, और कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। जहां पे न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व मीट करेंगे उसको बोलेंगे आप मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखो आपका इफेक्ट क्या आया, जब डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ,
सप्लाई में कम इंक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है ना वो ज्यादा रेट से बढ़ी एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम प्राइस। ये आपको ध्यान रखना। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन इस केस में डिमांड कम बढ़ रही है, सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। इस केस को देखो अब कैसे बनेगा। फिर से बनाते हैं एक डायग्राम, फिर से बनाते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और डिमांड सप्लाई कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व को अपवर्ड स्लोपिंग बना लेते हैं और आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ गई और प्राइस भी आ गया। अब केस ये है कि डिमांड भी बढ़ानी है और सप्लाई भी बढ़ानी है, लेकिन डिमांड को थोड़ा कम बनाना है, सप्लाई को ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, अब सप्लाई को ज्यादा बढ़ाएंगे तो सप्लाई का गैप ज्यादा होना चाहिए ना बच्चों। सप्लाई कर्व को ज्यादा बढ़ाया, गैप ज्यादा दिखाया, डिमांड को कम बढ़ाया और डिमांड का गैप भी बहुत कम दिखाया बच्चों में। समझ रहे हो आप? डिमांड का गैप भी मैंने बहुत कम दिखाया। ये आपका नया डिमांड कर्व है, डॉटेड वाला। अब जो नया पॉइंट आ रहा है वो न्यू डिमांड कर्व, न्यू सप्लाई कर्व यहां मीट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे E1। तो आपका प्राइस जो है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बच्चों फॉल हो गया OP से OP1 और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़ गई। देखो पहले वाले केस से अलग आया रिजल्ट। यहां जो रिजल्ट है वो क्या है कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। क्वांटिटी दोनों केस में बढ़ रही है क्योंकि आप बढ़ा रहे हो ना डिमांड सप्लाई, आप डिमांड सप्लाई दोनों को बढ़ा रहे हो, क्वांटिटी तो बढ़ के ही आएगी आपकी, लेकिन प्राइस का इफेक्ट अलग अलग आएगा। प्राइस इसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज है, तो इफेक्ट अलग अलग होता है। तो केस क्या है बच्चों? पहला केस था डिमांड भी इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज, डिमांड ज्यादा इंक्रीज। दूसरा केस है डिमांड भी इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज, लेकिन डिमांड थोड़ी सी कम इंक्रीज। इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ। जब डिमांड सप्लाई एक साथ इंक्रीज होते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको तीनों कर्व बना के दिखाने पड़ेंगे। वहां सिर्फ इतना बोल रखा होगा डिमांड बढ़ाओ सप्लाई बढ़ाओ क्या इफेक्ट आएगा, आपको नहीं पता होगा कि कितना कितना बढ़ाना है। आप तीनों कर्व बना के तीनों का कॉमन रिजल्ट बताओगे। मैं बताऊंगा आपको अभी कॉमन रिजल्ट कैसे बताना होता है। ठीक है, अभी आप देखो थर्ड वाला केस कि अगर डिमांड सप्लाई दोनों को एक साथ बढ़ाएं और बराबर बराबर बढ़ाएं, एक साथ बढ़ाएं और बराबर बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट होगा। ये देखो बच्चों, डिमांड कर्व ये है आपका, सप्लाई कर्व ये है आपका, और ये आपका आ गया मार्केट इक्विलिब्रियम विद इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब क्या हुआ कि आपने डिमांड भी बढ़ानी है, सप्लाई भी बढ़ानी है और दोनों को बराबर बराबर इंक्रीज करना है, बिल्कुल बराबर। तो यहां ध्यान रहे गलती होती है, बराबर बराबर इंक्रीज करना है। जितने सप्लाई बढ़ा रहे हो उतनी ही आपको डिमांड बढ़ानी है, जितनी डिमांड बढ़ा रहे हो उतनी ही सप्लाई बढ़ा रहे हो, ध्यान रखना। तो आपका प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। मेरी बात सुनना ध्यान से, आपका नया डिमांड और नई सप्लाई यहां मीट कर रहे हैं तो आपके प्राइस में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा। अगर डिमांड सप्लाई बराबर बराबर इंक्रीज करोगे तो डिमांड सप्लाई बराबर इंक्रीज करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस में नो चेंज, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी। अब बताओ तीनों केसेस का कॉमन रिजल्ट क्या है? सर कॉमन रिजल्ट ये है, कॉमन किसका? कॉमन रिजल्ट किसका बच्चों? डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से, सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है डिमांड से, बराबर बराबर बढ़ रहे हैं दोनों। तीनों का कॉमन रिजल्ट क्या है? कॉमन रिजल्ट ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तीनों ही केस में बढ़ रही है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और नो चेंज भी आ सकता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ये कॉमन रिजल्ट है। तो इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना। समझ में आपको? तो ये आपका था साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई बोथ, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो केस 1 यहां दिखा रखा है, दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं,
केस 2 दिखा रखा है, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। केस 3 दिखा रखा है, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये तीनों केस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीज करने के बाद एक इलस्ट्रेशन हमारे सामने है। इलस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि मैंने आपको 3 केस और दिए हैं, डिमांड डिक्रीज मोर देन सप्लाई डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज लेस देन सप्लाई डिक्रीज, और डिमांड डिक्रीज इक्वल्स टू सप्लाई डिक्रीज। ये 3 केस आपको होमवर्क में करने हैं। उसके बाद अब आते हैं इस इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन में आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, जहां पे आपको 3 डिमांड कर्व और 3 सप्लाई कर्व गिवन है। इसमें ओरिजिनल डिमांड सप्लाई कौन सा है? तो D1 सबसे पहला डिमांड कर्व कौन सा होगा? D1 और S1 जहां मीट कर रहे हैं वो ये पॉइंट है, ये आपका इनिशियल यानी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों, D1 एंड S1 आर द ओरिजिनल डिमांड सप्लाई का आपको बोल रहा है। D2 D3 S2 S3 वो नए डिमांड सप्लाई कर्व है। स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम पॉइंट नंबर 1 से। इनिशियल आपका पॉइंट यही होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहां डिमांड सप्लाई कर्व इनिशियल वाले मीट करेंगे आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम होगा। ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, करेक्ट है ना। उसके बाद बोल रहा है व्हाट पॉइंट ऑन द ग्राफ इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम ईच चेंज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अब 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है एज्यूम x इज नॉर्मल गुड। सर x नॉर्मल गुड है, ठीक है, होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, बाकी सप्लाई अप्लाई किसी की बात नहीं कर रहा। एज्यूम दैट इनकम राइजेस, मान लो बच्चों कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी ना बच्चों, गुड एक्स की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, बोलो बढ़ेगी, ठीक है। और प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो सप्लाई का फैक्टर होता है, प्राइस ऑफ इनपुट्स, याद है आपको। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स के प्राइस बढ़ गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा बोलना चाहता है। तो व्हाट पॉइंट इन द फिगर इज मोस्ट लाइकली टू बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बताओ ये दोनों केस अगर हो रहे हैं तो कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा 1 के बाद? जो 1 इक्विलिब्रियम नंबर पॉइंट 1 था उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? आंसर क्या? सर डिमांड बढ़ रही है। देखो आप 1 पॉइंट पे हो, डिमांड आपकी बढ़ रही है और सप्लाई आपकी कम हो रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ेगी तो आप D1 से D2 पे जाओगे, डिमांड बढ़ेगी तो आप D1 से D2 पे जाओगे। और सप्लाई कम हो रही है, ऐसा आपने देखा अभी अभी सप्लाई कम हो रही है, देखो बच्चों आपने बनाया अभी अभी ये केस। अगर सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? आप S1 कर्व से अगर सप्लाई कम होगी तो कम मतलब लेफ्टवर्ड, तो लेफ्ट में आपका S3 है बच्चों, तो आप S1 से S3 पे जाओगे, S1 से आप S3 पे जाओगे। ध्यान रखना सप्लाई कम हो रही है तो लेफ्ट में देखो सप्लाई कर्व कौन सा है, लेफ्ट में आपका S3 है और राइट में S2 है। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो मैं बोलता है S1 से S2 पे जाओगे, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है डिमांड, तो आप D1 से D2 पे ही जाओगे, पक्का है। लेकिन सप्लाई कम हो रही है, पता कैसे चला सप्लाई कम हो रही है? क्योंकि उन्होंने बोला इनपुट्स के प्राइस बढ़ गए, करेक्ट है ना। तो सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम होगी तो आप लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा आपका सप्लाई S1 से S3। तो बच्चों नया डिमांड कर्व D2, समझ रहे हो, नया सप्लाई कर्व S3। अब D2 और S3 जहां मीट करेंगे वो होगा नया पॉइंट। D2 और S3 कहां मीट कर रहे हैं सर? D2 और S3 मीट कर रहे हैं बच्चों पॉइंट नंबर 2 पे। ये आपका होना चाहिए फर्स्ट वाले का आंसर, पॉइंट नंबर 2, ये आपका आंसर है करेक्ट। समझ में आया बच्चों? अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहां आंसर नहीं दिया हुआ तो आंसर मैंने बता दिया आपको, इस तरह से होगा पॉइंट नंबर 2। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 3 4 1 हमने कर लिया, 1 हमने कर लिया बच्चों। 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 3 4 ये आपका होमवर्क होगा। आज का होमवर्क काफी सारा हो गया बच्चों,
मान लिया क्वेश्चन नहीं दिए चैप्टर 4 के, अभी तो यूनिट 3 के बात करेंगे वो। यूनिट नंबर 2 में आपको मैंने 3 केस दिए हैं और ये 3 पॉइंट्स, ये भी केस मान के चलो, ये आपको और दे दिए। ये 6 पॉइंट्स आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को करने के बाद आप समझ जाओगे कि इस यूनिट में क्या था। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट थी बच्चों ये, देखो बहुत मजा आपको आया होगा, झूठ मत बोलना। हाँ, ये सारा करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 करने के बाद आप क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, बहुत बड़ा चैप्टर ये है, यूनिट 3 काफी बड़ी है। तो आज हमने जितना भी किया बच्चों, यूनिट नंबर 3 में सारा यूज होगा। डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सब कुछ यूज होगा यूनिट नंबर 3 में। यूनिट 3 की क्लास में आने से पहले यूनिट 1 को, यूनिट 2 को और चैप्टर नंबर डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट सबको इकट्ठा रिवाइज करके फिर आए बच्चों। सारे कंसेप्ट यूनिट नंबर 3 में आपके यूज होने वाले हैं। चेक करेंगे आपको कितना आपको आता है, कितना नहीं आता। ठीक है, तो यूनिट 2 खत्म हो गई है। जो होमवर्क दिया है कर लेना, छोड़ना नहीं है आपको होमवर्क को। इतना ही करेंगे आज बच्चों। थैंक यू सो मच।